Hi everyone, I hope you all are good. Today we are going to learn about the most important topic of chemistry, electronic configuration. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स हमारे पास गिवन हैं जिनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे वन बाय वन, मगर इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक नॉलेज है जिसका पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम उन बेसिक्स को रीड कर लेते हैं, उनको समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है। ये हमारे पास एक एटम है। हर एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो किसी भी एटम के अंदर पाए जाते हैं। किसी भी एटम के अंदर 3 किस्म के सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। इन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो किसी भी एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। इन ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं? शेल्स कहते हैं, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं और इन ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं? शेल्स कहते हैं। फिर शेल्स के अंदर फर्दर सब शेल्स होते हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसका पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी भी एलिमेंट की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहे होते हैं तो हमें उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स गिवन हैं, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, सिलिकॉन और फास्फोरस। ये नीचे वाले इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स हैं, जबकि ऊपर वाले एटॉमिक मैसेज हैं, यानी मैस नंबर्स हैं, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को हम जनरली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके नीचे हम उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिखते हैं जिसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एलिमेंट के ऊपर लेफ़्ट पर हम एटॉमिक मैस लिखते हैं उस एलिमेंट का और उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने 2 टर्म्स का जिक्र किया, एटॉमिक नंबर और मैस नंबर। व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज़ मैस नंबर? क्या होता है एटॉमिक नंबर और मैस नंबर? देखें, सबसे पहले हम मैस नंबर को डिफ़ाइन कर लेते हैं। द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड इट्स मैस नंबर या एटॉमिक मैस। यानी जो एटॉमिक मैस होता है वो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको कहते हैं। जबकि हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। एक और चीज़ यहाँ पर आपको जहन में रखनी है कि किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं वो इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। यानी किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए हमें बेसिकली क्या चाहिए होता है? किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखते हैं। इसके अलावा मैंने आपसे बात की कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं और इन सर्कुलर ऑर्बिट्स को हम शेल्स कहते हैं, ठीक है। जिस तरह ये न्यूक्लियस के पास जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसे हम के शेल कहते हैं, जो सेकंड ऑर्बिट है इसको हम एल शेल कहते हैं, जैसे एल शेल का नाम दिया गया है। और जो थर्ड हमारे पास ऑर्बिट है इसे एम शेल का नाम दिया गया है। इसी तरह जो फोर्थ ऑर्बिट है उसे एन शेल का नाम दिया गया है। इसी तरह से फर्दर ऑर्बिट्स भी होते हैं, इसी तरह से सो ऑन हम इन्हें लिखेंगे। लेकिन समझाने के लिए हम यहाँ पर सिर्फ 4 शेल्स की बात करेंगे अभी, ठीक है, के, एल, एम और एन। ये जो शेल्स होते हैं इनकी एक फ़िक्स एनर्जी होती है, ठीक है। जितना कोई शेल न्यूक्लियस के करीब होगा उतनी उसकी एनर्जी कम होगी। जैसे जैसे ये शेल्स न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे उतनी उतनी इन शेल्स की एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। यानी हर शेल की अपनी एक फ़िक्स एनर्जी होती है। जो शेल न्यूक्लियस के जितना करीब होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। जैसे जैसे जो शेल न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। हर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की भी एक फ़िक्स तादाद होती है, ठीक है।
अब हमें कैसे पता चलेगा कि इन शेल्स के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, तो उसके लिए आपको इस फार्मूला का पता होना चाहिए। यानी ये फार्मूला हमारे पास क्या है, 2n²। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब जो पहला शेल है वो हमारे पास क्या है, के। तो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि के शेल में हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखें, क्योंकि हम फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम n की जगह 1 पुट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं तो हम n क्या पुट करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 1 ज़र हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। यानी के शेल के अंदर हमारे पास मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। इसी तरह से अब एल शेल में हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करते हैं या पाए जाते हैं। देखें, अब हम सेकंड शेल की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम एल की क्या वैल्यू पुट करेंगे, एन की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे। देखें, फिर इस फार्मूला के अकॉर्डिंग 2 को तो हम ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पर हम के शेल की बात कर रहे थे फर्स्ट शेल की, तो हम n=1 पुट करेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एल शेल की, तो एल शेल के लिए n हमने क्या पुट करनी है, वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 2 ज़र 8। यानी एल शेल में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 8। नेक्स्ट शेल है हमारे पास एम शेल। अब एम शेल जो है ये तीसरा शेल है, ठीक है। तो इस फार्मूला में 2 हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा। अब n² है तो n यहाँ पर हम 3 पुट करेंगे, क्योंकि हम थर्ड शेल की बात कर रहे हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 2 ज़र 18। इसका मतलब ये हुआ कि एम शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जाते हैं, 18। अब हम लास्ट शेल की बात करते हैं, एन शेल, ठीक है। ये हमारे पास फोर्थ शेल है, ठीक है। तो अब हम n की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर। तो इसी तरह से आ जाएगा n का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 2 ज़र 32। यानी n शेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, 32। फिर इसी तरह इन शेल्स के दरमियान के एल एम एन, इन शेल्स के दरमियान फर्दर सब शेल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एस पी डी एफ एंड सो ऑन। अब इन सब शेल्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स की एक फ़िक्स तादाद होती है। जैसे एस सब शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, पी सब शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। इसी तरह से डी सब शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ 10 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। और इसी तरह से एफ सब शेल के अंदर हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसका पता होना आप सबको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ तक हमने बात की एटम की, न्यूक्लियस की, शेल्स की, सब शेल्स की, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, ये फार्मूला हमने पढ़ा। इसके बाद हमने ये सीखा कि किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, उनकी तादाद इक्वल होती है, ठीक है। अच्छा, ये सब चीज़ें समझने के बाद हमें आखिर में एक चीज़ और समझनी है कि देखें, हमने बात की शेल्स की, इन 4 शेल्स की बात की। n=1 ये पहला शेल हो गया, n=2 ये सेकंड शेल हो गया यानी एल शेल, n=3 यानी थर्ड शेल की हम बात कर रहे हैं, एम शेल। इसी तरह से n=4 ये हम फोर्थ शेल की बात कर रहे हैं यानी कि एन शेल की, ठीक है। अब पहले शेल में हमारे पास कितने सब शेल्स होते हैं, n=1 यानी जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर हमारे पास एक ही सब शेल होता है, वो कौन सा, s। इसी तरह से n=2 यानी सेकंड शेल हमारे पास l है, तो सेकंड शेल के हमारे पास 2 सब शेल्स होंगे। देखें, आपने इन नंबर्स से आइडिया लगाना है, ठीक है। n=2 है यानी l शेल के अंदर हमारे पास कितने सब शेल्स पाए जाते हैं, 2 s और p सब शेल, ठीक है। s के नीचे हम s लिखेंगे और p, यानी सेकंड शेल के अंदर हमारे पास कितने सब शेल्स होंगे, 2 s और p, ठीक है। अब इसी तरह से थर्ड शेल के अंदर यानी m शेल के अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ सब शेल्स होंगे, 3 होंगे, क्योंकि n=3 है तो 3 सब शेल्स होंगे। कौन कौन से, s p और d। s के नीचे s p और
डी। इसी तरह से n इज इक्वल टू 4 यानी फोर्थ शेल में, n शेल में हमारे पास कितने सब शेल्स होंगे? 4 मीन्स 4 सब शेल्स, ठीक है, S P D और F, S P D और F। अब हमने एक काम और करना है, ठीक है, ये ट्रिक है, ये एक ट्रिक है या एक इजी मेथड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए, ठीक है। अब देखें शेल्स के अंदर सब शेल्स का तो हमने मेंशन कर लिया। अब देखें n इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर नंबर 1 है तो हमने इस सब शेल के साथ 1 लगा लेना है। अब यहाँ पर हमारे पास n इज इक्वल टू 2 है तो इन दोनों के साथ हमने 2 लगा लेना है, 2s और 2p। इसी तरह से n इज इक्वल टू 3 है तो इन तीनों के साथ हमने 3 लगा लेना है, 3s 3p एंड 3d। इसी तरह से n इज इक्वल टू 4 है तो हमने इन चारों के साथ 4 लगा लेना है, यानी कि 4s 4p 4d एंड 4f, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लिखना चाहें कि n इज इक्वल टू 5, यानी अगर हमारे पास 5th शेल होता तो उसके अंदर कितने सब शेल्स होते हमारे पास? उसके अंदर हमारे पास 4 सब शेल ही होंगे, ठीक है। सब शेल्स हमारे पास किसी भी शेल के अंदर 4 से ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। शेल बेशक 5वें शेल की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी भी शेल के अंदर इन 4 सब शेल्स के अलावा कोई सब शेल नहीं हो सकता, ठीक है। अब जो नेक्स्ट शेल है उसमें हमारे पास कितने सब शेल्स होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सब शेल्स 4 ही होंगे, तो हमने लिखना है S P D और F। क्योंकि हम 5th शेल की बात कर रहे हैं तो अब हम इनके साथ 5 हमने लगा लेना है, ठीक है, 5S 5P 5D एंड 5F, ठीक है। अप टू सो ऑन हम इसी तरह आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद किसी भी एलिमेंट की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपने ये तरतीब याद रखनी है। देखें, पहले आपने लिखना है 1s, फिर आपने लिखना है 2s, फिर आपने लिखना है 2p एंड फिर आपने लिखना है 3s। उसके बाद फिर आपने लिखना है 3p, फिर आएगा 4s, ठीक है। ये तरतीब आपने याद रखनी है। इसी तरह से 3d 4p 5s, ठीक है। ये तरतीब आपने याद रखनी है। जब भी हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमने पहले 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p एंड 5s, ठीक। इसी तरह से सीक्वेंस को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये ट्रिक, ये मेथड आपने ज़हन में रखना है।